कि अब तक जितने भी एक्ट हम पढ़ते हैं, चाहे हम आईपीसी पढ़ लें, चाहे हम सीआरपीसी पढ़ लें, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, ठीक, और चाहे हम जो है SC/ST एक्ट पढ़ लें, हर एक्ट का पहला चैप्टर जो होता है वो केवल उसका इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है, ठीक, यानी कि प्रिलिमिनरी चैप्टर के नाम से उसको जाना जाता है, प्रस्तावना या प्रारंभ। हर एक्ट का लास्ट चैप्टर जो होता है वो मिसलिनियस होता है। तो इस एक्ट में भी हमने कल देखा था कि जो पहला चैप्टर है वो एग्जैक्टली इसकी प्रिलिमिनरी है और प्रस्तावना है और प्रीएम्बल के रूप में काम आ रहा है, और लास्ट जो चैप्टर है वो एक प्रकार से उसके लिए क्या है, मिसलिनियस। यहाँ तक बात है। अब हम एक एक चैप्टर को याद करने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि इस पूरे एक्ट में हमारे पास टोटल सेक्शन कितने हैं, 23। तो हम 23 सेक्शंस कैसे याद कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न आ गया कि भाई एक दिन में तो याद नहीं होंगे। तो पहले हम उन सेक्शन पे फोकस करें जिन सेक्शंस में हमें कोई मेहनत ना करना। तो अगर वो, जैसे मैंने कहा ना कि जो चीजें जो उनको अलग कर दो, जिन पे आपकी अच्छी कमांड है, जिन पे बिल्कुल कमांड है, उनको अलग। तो पहले अपन उन चीजों को देख लेते हैं जिनके ऊपर अपने को बिल्कुल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन देखें, जैसे लिखा हुआ है चैप्टर 1 सभी के पास, तो चैप्टर 1 में जो है वो केवल और केवल अपने को क्या दिख रहा है कि 2 सेक्शन। पहला सेक्शन जो है वो हमें केवल ये बताता है कि इस जो एक्ट है उसका नाम क्या है, यानी कि उसका शॉर्ट टाइटल क्या है। जब हम इस एक्ट को लेके आएंगे तो इसमें नाम को कैसे पहचानेंगे। अब इसमें भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाम में भी क्वेश्चन बनता है, और कैसे बनता है, जैसे वो होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। इसको लिखने के 4 तरीके होते हैं, ठीक। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, या प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी को हम फोकस करें तो उसको कोष्टक में रख दिया। मतलब मेन जो है, अगर अपने को किसी चीज को इंडिकेट, जैसे कहते हैं ना भारत, तो जब हम उसको इंडिकेट करते हैं तो हम कोष्टक में क्या लिख देते हैं, इंडिया लिख देते हैं। कई बार में नहीं बोलता कि आप कोष्टक में इसका मीनिंग लिख दीजिए। तो यहाँ भी यही है कि जो हमने कोष्टक लगाया उसको एग्जैक्टली किस लिए लगाया, उसको कि उसको उससे हमको ये पता चला कि ये जो चैप्टर है वो केवल और केवल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी यानी अत्याचार के लिए, अपराध जो है उसके लिए बनाया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस एक्ट के अंदर। तो पहली तो ये इसके अंदर ये शॉर्ट टाइटल के अंदर बात अपने को पता होगी। दूसरा जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये कहाँ कहाँ लागू होगा, ठीक। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, ठीक, जम्मू कश्मीर राज्य की लेजिस्लेचर के द्वारा अगर, ठीक, उसको परमिट ना किया जाए या पास ना किया जाए तब तक वो उस स्टेट के ऊपर लागू नहीं होता, ठीक। हम ये भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या निल, ठीक, या दक्षिण में जाए कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, इनमें भी अनुसूचित जनजातियों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन दक्षिण के राज्यों में एक अच्छी बात यह है कि अनुसूचित जातियां हैं। उत्तर के भारत में भी चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में अनुसूचित जातियां यानी शेड्यूल कास्ट तो है बट ट्राइब नहीं। लेकिन जम्मू में तो ना शेड्यूल कास्ट है ना शेड्यूल ट्राइब। वहां जो है उनके लिए अपन एक नया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है माइनॉरिटीज, ठीक। जम्मू कश्मीर की बहुलता क्या है, माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम यानी माइनॉरिटीज, वहां पर माइनॉरिटीज है। इसलिए उस एक्ट को वहां की लेजिस्लेचर ने कभी भी महत्व नहीं दिया। इसलिए अगर हम इस एक्ट को देखें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये एक्ट केवल और केवल कहां लागू होगा, जहां तक हमारा देश है, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। थर्ड लाइन जो है इसके अंदर अगर अपन देखें कि तीसरा क्लॉज जो है वो ये बताता है कि एक्ट को लागू कब किया जाएगा। ये अगर अपन देखें कि एक्ट को लागू कब किया जाएगा, तो ना केवल ये एक्ट बल्कि कोई भी एक्ट जो होता है उस एक्ट की नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा होता कि उसको किस दिन लागू किया जाए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक। जैसे आईपीसी बनाई 1860, तो कब इसको फोर्स में लाओगे आप, वो नहीं मिलेगा। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा कि कब उसको लागू किया जाएगा। जैसे एक सरल सी बात है, आपने पढ़ा होगा, ठीक, राइट टू एजुकेशन एक्ट तैयार हुआ, ठीक, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद का 2002 में, लेकिन लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010, ठीक। तो अंतर तो रहा। तो एक्ट को बनाना और उसे लागू करना दोनों ही बिल्कुल अलग अलग स्थितियां हैं। तो इस एक्ट में भी यह है कि इसे लागू करने के लिए सरकार ही ये निर्धारित करेगी। यानी अगर अपन देखें तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन लाती है, गजट नोटिफिकेशन समझते हो, जहां पर पूरा के पूरा राजपत्र जो होता है उसमें सूचना आती है,
दो ही से लागू कर सकते हैं, मतलब इसके 3 हिस्से हो गए पहले सेक्शन के। पहला हिस्सा जो है वो क्या हो गया कि इसमें उसका शॉर्ट टाइटल हो गया, दूसरा कि उसको जम्मू कश्मीर को छोड़ के भारत पे लागू करना है, तीसरा कि उसको लागू करने की डेट क्या हो। तो ये 3 जो है ये जो है इसके सेक्शन नंबर 1 के क्लॉज हो गए, ठीक। 1.1, 1.2, 1.3। तो ये एक तरह से अपने को याद भी नहीं करना है, अपने को याद है पहला चैप्टर का पहला सेक्शन हमेशा डेफिनेशन का होगा, उसके 3 हिस्से किसी भी एक्ट में, कोई भी एक्ट जो होगा उसके अंदर यही 3 हिस्से माने जाते हैं, कहाँ तक लागू होगा, क्या नाम होगा, कब लागू करोगे। फिर आता है ठीक दूसरा चैप्टर बताता है डेफिनेशन। डेफिनेशन हम कल बात कर चुके हैं, ठीक। अगर अपन बात करें डेफिनेशन में कुछ शब्द उसने इस्तेमाल किए, जैसे अगर अपन देखें तो उसने इस्तेमाल किया एट्रोसिटी, ठीक, जैसे उसने इस्तेमाल किया कोड, ठीक, जैसे उसने इस्तेमाल किया लाइफ, ठीक, जैसे उसने इस्तेमाल किया SC ST। तो वो ये नहीं पूछेगा कि सेकंड चैप्टर में कहाँ क्या लिखा हुआ है, वो एक सरल सी बात आपसे पूछेगा कि कोड का मतलब क्या है। तो आपको कल ही मैंने बताया था कि CRPC, ठीक, SC ST का क्या मतलब है, तो 366 क्लॉज नंबर 20, 24, 25, 341, 342। तो सेकंड सेक्टर में कुछ भी ऐसा नहीं, ठीक। जैसे अगर बोलते हैं कि सेशन कोड तो वही जो है एक्ट के सेक्शन 14 में, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो वही जो इस एक्ट के सेक्शन नंबर 15 में, ठीक। तो इस तरह से सेकंड नंबर का जो हिस्सा है उसमें भी कुछ भी नहीं है, हमें केवल और केवल क्या याद रखना है, एट्रोसिटी याद रखना है, कोड याद रखना है, SC ST याद रखना है, स्पेशल कोड याद रखना है, ठीक, और ठीक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को याद रखना है। ये जो है ये यहाँ पर अपने को देखना है, ये इतनी चीजें इसके अंदर याद रखने वाली है कि ये एक जो है इसके अंदर यहाँ पर है। अब सेकंड सेक्शन के बाद अगर अपन देखें तो एक्ट में ये हो गया चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में अपने को 2 ही सेक्शन देखें, पहला डेफिनेशन, ठीक, किसकी, एक्ट की, केवल एक्ट की, और दूसरा एक्ट में आए हुए वर्ड्स की डेफिनेशन, मतलब एक्ट की डेफिनेशन 1 में है और उसमें जो वर्ड्स यूज किए उसकी डेफिनेशन 2 में। क्या तो हो गया, उसको अपन एक तरफ रखते हैं, खत्म हो गई बात यहाँ, ठीक। दूसरा अब सीधे हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, ठीक, मतलब जो याद करने का, जो पहले सरल से याद करेंगे, सीधे हमने इस्तेमाल किया चैप्टर नंबर 4, ठीक। चैप्टर नंबर 4 जो है हमें मालूम है कि उसमें केवल कितने सेक्शन है, 2, ठीक। अब उनको अपन याद करने की कोशिश करते हैं। चैप्टर नंबर 4 में केवल और केवल 14 और 15 नंबर का, ठीक, जो है सेक्शन। अब ऐसे याद रखो, चैप्टर नंबर 4 को अगर याद रखना हो, 14 में भी 4 होता है, ठीक, और ये इसी तरह से लिखा हुआ है, 14 जो है उसमें भी 4 है, और अगर अपन बात करें 4 अगर लिखते हैं तो वो भी इस तरह से लिखा है। तो ऐसे याद रखो कि 4 नंबर के चैप्टर में 14 नंबर का सेक्शन है, 4 नंबर का अध्याय, 14 नंबर का सेक्शन, 14 और उसके पीछे 15, 2 ही सेक्शन इसमें दिए गए हैं। पहला सेक्शन जो है वो केवल और केवल इसलिए लाया गया कि हम किस तरह से, ठीक, ज्यादा से ज्यादा, ठीक, कंपनसेशन दे सके, ठीक, जल्दी से जल्दी न्याय सुनिश्चित कर सकेंगे, भाई बहुत जल्दी आपको न्याय मिल जाए, और ठीक लोगों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उन अपराध के दौरान अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो उस कार्रवाई को करने के लिए भी कोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगला अगर इसमें अपन देखें, बहुत ही बुनियादी जो बात है कि जो स्पेशल कोर्ट है यानी कि सेक्शन 14, इसकी क्या क्या भूमिका आ सकती है क्वेश्चन में, वो देखें। स्पेशल कोर्ट का मतलब पहला तो ये हो गया कि सेशन लेवल की कोर्ट, और सेशन मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की, यानी कि वो क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड कोर्ट होगी, एक तो ये बात। दूसरा बहुत अच्छी बात इसमें ये है कि हमेशा ध्यान रखना, इसमें भी नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप याद रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की हर कोर्ट, ठीक, स्टेट का गवर्नर ही तय करता है, और उसमें वो सहायता किससे लेता है, स्टेट के हाई कोर्ट से। कोर्ट का जो क्रम होता है वो नीचे की ओर बढ़ता है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक, प्रेसिडेंट बनाता है, हाई कोर्ट प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की सलाह से तय करता है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक, गवर्नर हाई कोर्ट की सलाह से बनाता है। तो राज्य के जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उससे सलाह लेगा, वो कहेगा कि भाई ये कोर्ट अपने को जो है ऑर्गेनाइज करना है, वो कहेगा कि ठीक है भाई इस तरह की सेशन कोर्ट है, उसके लिए किसका सेक्शन लेगा, CRPC सेक्शन 9, और उसके तहत जो ये कोर्ट को बना दिया जाएगा। अब इस कोर्ट के क्या क्या काम है वो अपन देख लेते हैं, कल भी अपन ने बात करी थी, फिर अपन एक बार और बात करते हैं। इसके कामों को देखने के लिए थोड़ा सा अपन पीछे की ओर जाए, ठीक। आर्टिकल सेक्शन नंबर 11 निकालिए, सीधे आ जाइए सेक्शन 11 के ऊपर, यानी 11 नंबर के सेक्शन के ऊपर, हाँ, अध्याय 3 में, ठीक, सेक्शन 11 निकाल दिया, ठीक। अब सेक्शन 11 जो देखें उसमें क्या लिखा हुआ है
इस सेक्शन को याद रखना है, उससे अपन कनेक्ट करें। सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर हमें ये लगता है, हमने देखा कि सेक्शन 10 जो है वो क्या करता है, बाहर निकालने का, ठीक, यानी कि एक्सटर्नमेंट करने की बात करता है। और जब हम एक्सटर्नमेंट करने की बात करते हैं किसी को, या निष्कासन की बात करते हैं, तो इसको अपन यहाँ समझे, उस कोड से हम इसको कनेक्ट करें। चैप्टर नंबर 3 में बाहर निकालने की बात है, ठीक। 10 नंबर का आर्टिकल ये बोलता है कि हम किसी व्यक्ति को, ठीक, अगर हमको लगता है कि अपराध कर सकता है तो उसको वहां से हटा देंगे। अब यहाँ समझना, जब वो व्यक्ति हटेगा नहीं तो क्या करेंगे, ठीक, कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक, उसके लिए कोई ना कोई कोर्ट के पास जाएंगे, तो कोर्ट जो है उसके लिए एक ऑर्डर बताएगा कि आप उसको इस तरह से हटाइए, तो 11 में वो ऑर्डर आ जाएगा। और जब वो ऑर्डर आ जाएगा तो उसके आधार पर पुलिस जो है उसको अरेस्ट करेगी, और जब पुलिस अरेस्ट करेगी, ठीक, तो ये तय होगा कि वो हटा नहीं था। मतलब देखो कितना सरल है, 10, 11, 12, 13 इन सेक्शंस को आपको याद करना। ऐसे समझो, मैं एक जनरल कैटेगरी का आदमी हूँ, ये कोई एक SC/ST का गाँव। अब इनको लगता है कि ये व्यक्ति वही है जिसने 4 साल पहले हमारे गांव में आग लगाई। अब समझ नहीं आना, बिल्कुल सरलता से याद हो जाएगा। कोर्ट की भूमिका में यहाँ पर मैं यहाँ आया, इन्होंने कोर्ट में शिकायत करी कि साहब इस व्यक्ति को यहाँ से हटाओ, ठीक, ये व्यक्ति अगर यहाँ रहेगा तो हमारे एरिया में जो है ये आगजनी कर सकता है, ठीक। ये जो है उन्होंने जो है कोर्ट के पास तो नहीं, किसको कहा, अधिकारी को। अधिकारी ने मुझसे कहा कि आप यहाँ से हट जाइए। मैंने कहा साहब नहीं हट रहे, जो बने वो बन गए। अधिकारी को कोई पावर नहीं होते मारने पीटने के। अधिकारी कहाँ गया, कोर्ट में गया। ये एक अधिकारी कोर्ट में गए, कहते साहब वो फलाना व्यक्ति हटना नहीं चाहता। कोर्ट ने कहा ठीक है, ये ऑर्डर शीट है, जाओ लेके जाओ, उसको दिखाओ। फिर हम उसको ऑर्डर शीट दिखाया, उसने कहा ठीक है, उसको गिरफ्तार करके ले गए। गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया, तो कोर्ट ने कहा कि तुमसे हटने को कहा था, वहां से हटे नहीं, तुमको 1 साल की सजा देते, ठीक। यानी कि तुमने किस, जो वहां पर नियम था उस नियम का क्या करा, पालन नहीं करा। तो 10 में है हटना, 11 में अगर हट नहीं रहा तो उसकी प्रक्रिया, 12 में है उसको कोर्ट के सामने पेश करना, और 13 में जो है उसके लिए 1 साल तक की सजा। जैसे अगर आप पढ़ो, ठीक, यहाँ से 10, ठीक, पढ़ो बेटा, 10, 11, 12 हल्का हल्का पढ़ो, ऊपर ऊपर से। 10 में, ठीक, बाहर भगाएंगे, 11 में नहीं जाएगा तो प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक, 12 में उसको कोर्ट के सामने लेके जाएंगे, ठीक, कहेंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे, और फिर कोर्ट जो है जो भी ऑर्डर करेगी, और 13 में कोर्ट कहाँ तक जाएगी, और लेकिन कितना है उसमें, 1 साल। और ये 1 साल कहाँ तक है, अपर लिमिट है, मतलब 1 साल तक। जब भी आप वर्ड यूज करोगे तो 1 साल तक है वो, ठीक, मतलब उससे नीचे भी आप जा सकते हो कि आप कहाँ तक उसको अरेस्ट करके कहाँ तक की सजा दे सकते हो, 1 साल। तो अब अपने पास कितनी चीज आ गई, एक और यहाँ पर ये चीज आ गई कि जो 14 नंबर का सेक्शन जो स्पेशल कोर्ट है उसने अपने क्या क्या दे दिया। एक तो बहुत जल्दी न्याय देना, दूसरा कंपनसेशन सुनिश्चित करना, ठीक, तीसरा जो है ये, ठीक, ऐसे व्यक्ति को वहां से हटाना। अब यहाँ तक ये बात क्लियर होगी कि 14 नंबर के सेक्शन को हमने 10, 11, 12, 13, ठीक, यानी कि निष्कासन से जोड़ दिया। तो यहाँ पर सरल हो गया कि 10, 11, 12, 13 में जो प्रक्रिया उसी के लिए हमने कोर्ट बनाया, तो 14 में वो कोर्ट आ गया। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ये हो गया कोर्ट आपका। तो कोर्ट में अब यहाँ तक एक तो हो गया कोर्ट, 3 चीजें याद रखना है कोर्ट में, रैपिड, क्या क्या वर्ड आएंगे, एक तो है रैपिड, एक है कंपनसेशन, ठीक, और एक पावर, ठीक, यानी शक्ति है कि क्या क्या काम करने के लिए इस कोर्ट को अपने लेके आएंगे। ये कितनी बात जो है इसके अंदर आ गई। फिर अगला अगर अपन इसी के अंदर देखते हैं तो सेक्शन नंबर 15 पे आते हैं। सेक्शन नंबर जो 15 है वो हमसे ये कहता है कि जब व्यक्ति को अरेस्ट करा, मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, तो जो पीड़ित व्यक्ति यानी जो विक्टिम है उस समय का, उसको सरकार कैसे सहायता देगी, तो उसमें जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट की बात। अच्छा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब ही जो होता है वो होता है वकील, ठीक। तो हम उसी व्यक्ति को वकील बनाएंगे जिसको किसका अनुभव हो, वकालत करने का अनुभव हो। ये भी आपको, ये तो खैर इसमें भी नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको सरकारी अधिवक्ता बनना है यानी कि गवर्नमेंट लॉयर, ठीक, जब भी ये यहाँ नहीं, ये हमेशा आज से ये भी ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा होगा ना सरकारी अधिवक्ता भी होते हैं, गवर्नमेंट लॉयर होते हैं, तो उसके लिए कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में आपको 7 साल तक ऐसे एडवोकेट काम करना आना चाहिए। तो यहाँ भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी जो है वो है आपका वकील, ठीक, आपको याद होगा। तो इसके लिए भी क्लॉज क्या कर दिया उन्होंने, क्या आप, ठीक, 7 साल के लिए वकील हो। अब हमने अपॉइंट किया, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं सरकार जब किसी व्यक्ति को अपॉइंट करती है तो उसके लिए एक प्रक्रिया अपना, हमेशा ध्यान रखिएगा
सेकंड क्लास ऑफिसर और उससे ऊपर की सभी अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे गजट नोटिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके नीचे के लिए नहीं अपनाते। गजट नोटिफिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है राजपत्र अधिसूचना। राजपत्र अधिसूचना का मतलब ये होगा कि जैसे आप सब डिप्टी कलेक्टर बन गए तो आपका ट्रांसफर अगर एक जिले से दूसरे जिले में होगा तो उसका भी गजट में आएगा। ठीक, आपका प्रमोशन होगा तो उसका भी आएगा, डिमोशन होगा तो उसका भी आएगा, जो भी कर होगा आपके पास सब कुछ जो आएगा वो कहाँ आएगा? गजट नोटिफिकेशन में। तो इसमें ये भी कहा गया कि हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तो अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी? एक गजट नोटिफिकेशन से होगी। और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। अब भाई एक राज्य, हमारे राज्य में तो राज्य करेंगी, दूसरा राज्य तो नहीं करेगा। और उसको कहाँ से लेके आओगे उसको? ठीक, उसकी उसके लिए अनुभव जो है कितना है? 7 साल। तो 14 और 15 नंबर का सेक्शन तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो अब हमारे पास दो बातें निकल कर आई। हमने चैप्टर नंबर 1 तैयार कर दिया, चैप्टर नंबर 3 तैयार हो गया, चैप्टर नंबर 4 तैयार हो गया। अब 2 ही बच रहे। पहले में अपन ने क्या क्या लिखा? 1 2, तीसरे में क्या लिखा? 10 11 12 13, और चौथे में क्या लिखा? 14 और 15। मैं समझता हूँ किसी को याद करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट डेफिनेशन एक्ट, सेकंड एक्ट के वर्ड की डेफिनेशन खत्म कर दो एक तरफ। थर्ड, ठीक, उस समय की किस तरह की प्रक्रिया अपनाओगे निष्कासन की, पूरी प्रक्रिया जो है तो है 10 11 12 13 में अपने को ये। फिर उसके बाद सीधे जो है अपन ने देखा कि स्पेशल कोर्ट की बात होगी, तो यहाँ से स्पेशल कोर्ट जो है यहाँ पर। तो ये 4 चैप्टर तो यहाँ पर। अब आते हैं अपन 5वें चैप्टर। सीधे हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5 के ऊपर, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं मिसलिनियस। चैप्टर नंबर 5 जो पूरी तरीके से किसकी क्या है? मिसलिनियस चैप्टर। अब इस मिसलिनियस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो उसके पहले हमें कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ना है। जो चैप्टर 23 है इंडियन पैनल कोड का, उस चैप्टर 23 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध के लिए षड्यंत्र करता है और पुलिस ये नहीं देख पाती कि अपराध किसने किया, पुलिस अगर ये है कि अपराध किसने किया, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी ये कहती है कि हम सामूहिक रूप से जुर्माना करेंगे। सामूहिक रूप से, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं भीड़ ने, गुस्साई भीड़ ने पीट पीट कर किसी व्यक्ति को मार डाला। कई बार अपने पेपरों में, टीवियों में देखा होगा। अभी वो दीमापुर का केस आपने देखा होगा। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो है, ठीक, उस पूरी भीड़ के ऊपर सामूहिक रूप से जुर्माना लगाया जा सकता कोर्ट के द्वारा। तो यहां भी है कि जो सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि जो डेफिनेशन हम यहां से उठाएंगे सेक्शन 6, वही सेक्शन 16 में दी गई। जो मिसलिनियस है, उस मिसलिनियस की शुरुआत यहां से होती है कि जब किसी व्यक्ति के साथ अपराध घटित होता है और कोर्ट ये पता नहीं लगा पाती कि अपराध करने वाला कौन था, कि किस व्यक्ति ने अपराध किया है, तब जो है अगर अपन देखें तो उसमें ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार जो है वो जुर्माना लगा सकती है। ठीक, तो राज्य सरकार को जो है पीड़ित व्यक्ति को जुर्माना लगाने के जो अधिकार किसने दिए? सेक्शन 16 ने। मतलब कि अगर अपन देखें तो मिसलिनियस की शुरुआत यहाँ से होती है, राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति। तो कहाँ जाना पड़ेगा? सेक्शन 23 इंडियन पैनल कोड आईपीसी, उसमें भी ये बात लिखी हुई और वहीं से हमने वैसी की वैसी डेफिनेशन यहाँ पर उठा ली। ठीक, अब अगर अपन देखें यहाँ पर कि 16 नंबर में हमने देखा कि राज्य सरकार जो है वो जुर्माना लगाएगी। ठीक, अब जब जुर्माना लगाएगी, अगर यहाँ पर सामूहिक रूप से जुर्माना लगाएगी, तो राज्य सरकार ने ये जुर्माना लगाने की 2 जगह से बातें उठाई। पहला जो जुर्माने की बात उठाई, उसने उठाई सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट से, और दूसरी जो बात उठाई वो उठाई आईपीसी से। अब सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट को समझते हैं। एग्जैक्टली सामूहिक जुर्माना सबसे ज्यादा अगर कहीं लगता है तो वो केवल लगता है अनटचेबिलिटी रिलेटेड ऑफेंस। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को उसके अनुसूचित जाति, ठीक, या दलित या हरिजन होने के कारण अपमान सहन करना पड़ता है, तो पूरे गांव का ही सहन करना पड़ता है। ठीक, अगर उसके साथ कोई अपराध, जैसे एक सरल सी बात, अगर कोई व्यक्ति निचली जाति का वो गांव के किसी कुएं पे पानी भरने गया, तो वहां कोई व्यक्ति उसे अपमानित नहीं करेगा, वो एग्जैक्टली क्या है, वो पूरा गांव उसे अपमानित करेगा, इसलिए वो वहां नहीं जा पाए। तो यहाँ ये भी कहा गया है कि सिविल राइट जो एक्ट था उसमें सेक्शन जब हम 10 पढ़ते हैं तो उसमें भी यही कि प्रावधान है। तो उन्होंने पहला तो ये है कि जो सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट है उससे उठा लिया इसको, कि उसके सेक्शन 10 में जो है वो दिया हुआ है कि राज्य सरकार जो है वो सामूहिक रूप से जुर्माना लगाएगी। और दूसरा उसने कहां से उठा लिया? आईपीसी से, कि आईपीसी में भी ये लिखा हुआ है कि वो सामूहिक रूप से जुर्माना
लगा सकते हैं। मतलब अब फिर अगर अपन रिवाइज करें तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक तो आपको याद हो गए। 16वें में जैसे हमने मिसलिनियस देखा तो सबसे बड़ी जो तकलीफ थी वो क्या थी, राज्य सरकार का जुर्माना था, क्योंकि यही एक ऐसी चीज थी कि जहां पर क्राइम इन्वेस्टिगेट नहीं होता वहां क्या हो, तो जो भी डेफिनेशन क्राइम की नहीं आ पा रही वो 16 नंबर में सबसे पहले डाले जुर्माना, क्योंकि कोर्ट नहीं लगा सकती उसमें, तो राज्य सरकार सामूहिक जुर्माना जो है वो आरोपित करेगी। ठीक, अब जब जुर्माना आरोपित करेगी राज्य सरकार, तो जुर्माने के लिए कोई ना कोई तो प्रक्रिया अपनाई, तो प्रक्रिया किसके द्वारा अपनाई जाएगी। जैसे एक सरल सी बात है, यहाँ कोई एक एक्स गांव है और राज्य सरकार को लगता है कि इस गांव में भी जो है दलितों के साथ कोई अपराध हुआ, तो गांव वाले कहना नहीं चाहते और गांव में से कोई भी जो है वो आगे आगे खड़ा नहीं हो रहा, तो पूरी राज्य सरकार जो है वो उसके ऊपर जुर्माना तय करेगी। जुर्माना तय करने के लिए किसे भेजेगी, ऐसे समझो अगर मान के चलिए किसी जिले में ओले गिरते हैं, ठीक, तो मुआवजा तय कौन करता है, ठीक, तहसीलदार करता है, आप ही ने बोला अभी, लेकिन तहसीलदार को कौन भेजेगा मुआवजा तय करने के लिए, कलेक्टर। हम ये तो जानते हैं ना कि जिले का कलेक्टर ही सब कुछ होता है, तो वो मुआवजा जो है वहां भेजेगी किसी को, जो सामूहिक जुर्माना आरोपित करने के लिए किसी को भी भेजेगी, लेकिन वो भेजने वाला व्यक्ति किस रैंक से नीचे नहीं होगा, कलेक्टर। अब वो कलेक्टर किसी को भी अपॉइंट करे, तो 16 में अगर हम सामूहिक जुर्माना लगाते हैं तो 17 नंबर का आर्टिकल हमको ये बोलता है कि मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मजिस्ट्रेट होना, और अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो फिर एसडीएम को करो अपॉइंट, लेकिन काम किसके लिए करेगा, वो मजिस्ट्रेट के लिए, मतलब डीएम लेवल का जो है वो व्यक्ति काम करेगा, और डीएम जो है वो डीएम हर जगह थोड़ी जाता। अब कलेक्टर जो है वो जुर्माना ही लगाता रहेगा, क्या करेगा, तो आपको मालूम होगा कलेक्टर के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य वो स्वयं नहीं करता, वो करता है एसडीएम। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कोई भी कार्रवाई देख लीजिएगा, वहां पर ये लिखा आता है कि माननीय कलेक्टर साहब के आदेश से, जैसे मान के चलिए भोपाल में पेट्रोल पंप पे ठीक बिना हेलमेट के पेट्रोल बढ़ता, तो छापा कलेक्टर नहीं मारेगा, उसको इतना टाइम नहीं कि वो आए, वो किसको भेजेगा, एसडीएम, और एसडीएम छापा मार के कहेगा कि माननीय कलेक्टर महोदय जो है उनके आदेश पर, और छापे के बाद जो सील लगेगी उसमें भी लिखेगा माननीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश अनुसार इसको जो है सील किया। तो कलेक्टर खुद नहीं जाता, वो हमेशा किसको भेजता है, एसडीएम को, यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जिलों में तो कई सब डिवीजन, जैसे एमपी नगर है तो यहाँ पर एक सब डिवीजन मजिस्ट्रेट का जोन है, तो यहाँ जो है ये आपके काम करेंगे। तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो विधि बनाना है या जो कार्रवाई करना है उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब वो तो मिलना नहीं है तो हम किसको अपॉइंट करेंगे, ठीक, जो है एसडीएम, और एसडीएम जो है जब जुर्माना तय करेगा तो खुद जाएगा, और क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा तो खुद नहीं जाएगा। उसको क्या मालूम है कि बंदूक क्या होती है, उसको क्या मालूम है कि चाकू क्या होता है, तो एसडीएम जो है वो किसको ऑर्डर शीट दे देगा, ठीक, पुलिस को, और पुलिस में किसको देगा, ठीक, किसको देगा, सोचो किसको, ठीक, एसपी को देगा। समझना, अब समझना ध्यान से, ठीक। क्या तुम अपने पापा को ऑर्डर दे सकते हो, तो एसडीएम एसपी को कैसे ऑर्डर दे सकता है, ठीक। एक सरल सा प्रश्न अपने अंदर भी उठाओ कुछ चीजों के लिए। हम जानते हैं एसडीएम से बड़ी पोस्ट होती है एसपी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, वो केवल और केवल, अब टीआई को मान लिया आपने कहा टीआई नहीं सही है, टीआई को तो दे सकता है भाई, लेकिन हमें मालूम है कि इसमें तो कार्रवाई किससे नीचे नहीं होती, डीएसपी। तो हमारे पास कितने अधिकारी हो गए, 3, 17 नंबर में, या तो हमारे पास कलेक्टर मिल जाए, वो तो है ही नहीं, फिर एसडीएम मिल जाए, एसडीएम है, एसडीएम किससे बात करेगा, डीएसपी से, तो 3 अधिकारी हमको यहाँ मिल गए, जो भी कार्रवाई करेंगे उसमें हमको 3 मिले, कलेक्टर, एसडीएम और ठीक डीएसपी। इस रैंक से जो है हम काम करवाएंगे। अब इसमें जो भी इक्विवेलेंट रैंक लेना, एसडीएम चाहे वो सिटी का हो, देहात का हो, डीएसपी हो, एसडीओपी हो। डीएसपी अगर देहात में रहता है, देहात बोलते हैं उसको, ठीक, रूरल एरिया जो होता है उसको देहात बोला जाता है पुलिस व्यवस्था में, तो उसको क्या बोलने लगते हैं हम, एसडीओपी, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। शहर में है तो डीएसपी, और देहाती क्षेत्र लग गया तो एसडीओपी नाम बढ़ जाता है, उसका ऑटोमेटिकली नाम हो जाता है, रैंक वही, पोस्ट वही, सब कुछ वही होता है, ठीक। ये हमेशा ध्यान रखिएगा जिनको नहीं मालूम। तो यहाँ ये बात 17 में आपको क्लियर होगी जो हम पहले कर चुके। तो 16 में आरोप हमने तय करा, 17 में हमने कार्रवाई के लिए इसको भेजा। अब वो कार्रवाई कैसे कर रहा है उसको हम यहाँ से पढ़ते हैं। एक्चुअली इसमें एक वर्ड आया कि साहब जो अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र होंगे। अब प्रश्न दिमाग में आ गया कि कौन सा क्षेत्र मानोगे, हम गांव में चले गए, कौन सा क्षेत्र मानोगे कि अनुसूचित जाति का जनजाति का, गांव वाला कह रहा साहब हम तो घूमेंगे हमारा गांव है। तब फिर हम पीछे की ओर जाएंगे,
अभी वो पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें बताया कि एग्जैक्टली शेड्यूल एरिया की क्या डेफिनेशन होगी। अभी हम बोल रहे हैं ना कि वो ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जो अनुसूचित जाति जनजाति का। अब साहब ये क्लास है तो हम कैसे बताएं कि ये इसमें अनुसूचित जाति का कौन सा क्षेत्र है, बैकवर्ड का कौन सा है, माइनॉरिटी का कौन सा है, जनरल का कौन सा, हम नहीं बता सकते। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कई ऐसे एरिया चिन्हित कर रखे हैं। जैसे हम बात करें, मैं होशंगाबाद आता हूँ, वहाँ इटारसी तहसील के बाद एक केसला ब्लॉक पड़ता है, वो पूरी तरीके से ट्राइबल ब्लॉक है, ठीक, 90% पॉपुलेशन ट्राइबल है, तो वो उसमें आ गया। 17 में अपने को ये बात तो हो गई कि जो सामूहिक जुर्माने की बात है वो 16 में हो गई। 17 में हमने देखा कि हमने कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी या इस रैंक के किसी अधिकारी को भेजा हो, उसने देखा कि दो जगह से उसने क्षेत्र चिन्हित किया, एक यहाँ क्राइम हो गया है या यहाँ क्राइम की संभावना है, फिर दूसरा उसने क्षेत्र देखे कि जहाँ आईपीसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244 काम कर रहा है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन, आर्टिकल 244। अब साहब हमने यहाँ पर ये ठीक जो है उनको अधिकारियों को भेज दिया, उन अधिकारियों ने एक व्यवस्था वहां पर लागू कर दी, ठीक। अब जब ये व्यवस्था लागू हुई तो उस लागू होने के बाद ये कहा कि कौन कौन से सेक्शन जो हैं इसमें जो है उसमें केसेस लागू नहीं होंगे। तो 18 नंबर पर, ठीक, और 19 नंबर का सेक्शन जो है ये एग्जैक्टली जो है ये बताता है कि इसमें कौन कौन से ठीक जो क्लॉज हैं जो अलग है। जैसे एक सरल सी बात है, 18 नंबर का सेक्शन हम पढ़ते हैं तो उसमें दिया हुआ है कि जो सीआरपीसी जो है उसका 438 सेक्शन है वो जो है यहाँ लागू नहीं होता। आप समझ लें सीआरपीसी का 438 सेक्शन क्या होता है, ठीक, कैसे आप समझना, फिर से समझाता हूँ। राज्य सरकार ने मुझे कहा जुर्माना आरोपित करो, मैं कलेक्टर हूँ, मैंने एसडीएम को कहा, एसडीएम ने डिप्टी कलेक्टर को कहा, थोड़ी देर के लिए मुझे मान लो डिप्टी कलेक्टर, मैं गया, मैंने देखा कि हाँ भाई कौन कौन सी दिक्कत है, मैंने कहा ये लोग जो है मारपीट करते हैं, ये जगह जो है हमारी छीन ली हो गई, मैंने कहा ठीक है, ठीक, यहाँ पर इन व्यक्तियों के आने जाने पर प्रतिबंध है, यहाँ पर आप आओगे जाओगे नहीं, और आओगे जाओगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। अब अरेस्ट किया जाएगा तो वो आदमी ये सोचे कि ये मुझे अरेस्ट कर ले, इससे पहले मैं क्या ले लूं, बेल ले लूं। तो आर्टिकल सेक्शन 438 सीआरपीसी, ठीक, ऐसे ऑफेंस की जानकारी देता है जो नॉन वेलेबल है, ठीक, यानी कि जिनमें जमानत नहीं होती। दूसरा उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति किन किन स्थितियों में, ठीक, पहले बेल ऑर्डर ले सकता है, किन किन स्थितियों में पहले बेल ऑर्डर ले सकता है, ठीक, ये किन किन स्थितियों में। 438 सीआरपीसी समझ पड़ गया कि वो एग्जैक्टली। अब वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछेगा कि आर्टिकल 438 में क्या है, तो आपको ये कहना है कि इसमें पूरा बेल रिलेटेड इश्यूज है कि अगर सीआरपीसी में कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके तहत ये सेक्शन काम नहीं करेगा। तो एक ये यहाँ पर उन्होंने हटाया कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर अपराध तय किया जाता है कि मतलब ये व्यक्ति ने क्राइम किया हो तो उस अपराध को किस किस तरह से तय किया जाए, इसके लिए एक एक्ट तैयार किया गया था 1958 में, नाम था ऑफेंडर्स एक्ट, परिवीक्षा अधिनियम, क्लियर है। उसमें बेल कैसे दी जाएगी, क्या होगा, ये सब कहाँ मिलता है अपने को 438, तो वो कहाँ लागू नहीं होगा, यहाँ नहीं करोगे, वो तो अपने को देना ही नहीं है उसको। अगला जो है ऑफेंडर एक्ट में ये लिखा है कि किसी परिवीक्षा का मतलब ही होता है, ठीक, कि आप उस दौरान जब उसको गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर अपराध तय ना हो गया तब तक जो है किस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्या वो जेल में रहेगा, ठीक, क्या उसको जो है छोड़ दिया जाएगा, ये सब कहाँ दिया है इसको, ऑफेंडर्स एक्ट में। तो ऑफेंडर एक्ट जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष या उससे कम है तो उसके ऊपर ये सोचकर भी, ठीक, जो है मुकदमा चलाया जा सकता है कि उसने जानबूझकर क्राइम नहीं किया। ऑफेंडर एक्ट बोलता है कि जानबूझकर, जैसे 20 साल का कोई लड़का, मैं 19 साल का कोई लड़का, अब उसने किसी की हत्या कर दी तो कोर्ट को सामने अगर वो कोर्ट ये सोचकर भी देखेगी कि इसका जानबूझकर इसने ये क्राइम नहीं किया होगा, हो सकता है कि कोर्ट उसको उस स्थिति में छोड़ भी दे। तो यहाँ ऑफेंडर्स एक्ट, लेकिन वो ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो यहाँ उसके क्लॉज थोड़े से अलग करते हैं। 18 साल तक की स्थिति पर उसको रखा, 18 से 20 पे नहीं रखा, ठीक। वो ऑफेंडर्स एक्ट कहां तक लागू करा, नॉर्मल केस में कहा था कि 20 तक, और इस एक्ट में कहा था कि 18 तक, 18 से नीचे काम करेगा। 16 ईयर का लड़का है, किसी SC ST के साथ उसने बदतमीजी करी, कोई अपराध घटित हो गया तो ऑफेंडर एक्ट वहां काम करेगा। लेकिन अगर वो 18 प्लस है, 18 और 18 प्लस है तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। मतलब यहाँ दो चीजें और आ गई, फिर अगर आप रिवाइज करें, 16 ने हमें सामूहिक जुर्माना दे दिया,
17 ने हमें प्रोसेस दे दी, 18 ने हमें ये बता दिया कैसे रोकोगे बेल को, 438, ठीक। और 19 जो है वो हमको ये बता रहा है कि कैसे उसको जो है आप रोकने की कोशिश। क्लियर होगी बात? नॉर्मल मतलब आप वहां लिख सकते हो, ठीक। ऑफेंडर्स एक्ट में, ठीक, 20 ईयर तक की एज का जो बच्चा है या जो व्यक्ति है उसको छूट है, लेकिन यहाँ पर उसमें 2 साल क्या कर दिए, कम कर दिए, क्योंकि उन्होंने लिया कि एडल्ट अगर हो गया, ठीक, एडल्ट नहीं 18 ईयर यानी एडल्ट है, तो एडल्ट अगर है तो फिर वो जो है अपराध को समझता है और उसने सोच कर ही अपराध किया होगा। तो 19 नंबर में हमको ये बात नहीं और मिल गई कि किस तरह से हम जुर्माना लगाएंगे, जुर्माना लगाने के बाद कैसे उसके लिए विधि बनाएंगे और कैसे क्या करेंगे, ठीक। यहाँ पर अब अगर अपन बात करें 20 नंबर का एक्ट जो है, ठीक, अब 20 नंबर का एक्ट जो है वो बहुत ही सरल सा क्लॉज है, उसमें ये बहुत एक सरल सी लाइन है, उसको अगर अपन समझें पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा कठिन सा लगेगा, लेकिन उसमें अगर अपन उसको समझने की कोशिश करें तो 20 नंबर केवल एक बात बोलता है कि इस अपराध के तहत, इस एक्ट के तहत कोई भी अपराध जो घटित होगा वो इसमें जो जो सेक्शन दिए गए उसके तहत ही कार्रवाई के तहत शामिल किया जाएगा, इसके अलावा कहीं कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं की जा सकती। मतलब उसमें जो क्लॉज है उन क्लॉजों में आप तय करोगे, क्लॉज उसमें नहीं है तो उनको आप तय नहीं करोगे। 20 में हमने देखा कि 360 भी आएगी, ऑफेंडर एक्ट भी आएगा, सीआरपीसी भी आएगी, आईपीसी चैप्टर 4 भी आएगा, चैप्टर 5 भी आएगा, 5A भी आएगा, चैप्टर 3 भी आएगा, ठीक, आईपीसी 45, ठीक, लाइफ डेफिनेशन भी आएगी, एट्रोसिटी डेफिनेशन भी आएगी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो वो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये इसके अंदर ये बात है। दूसरा इसी में एक साइलेंट फीचर और भी है, वो ये है कि जो इस एक्ट के प्रावधान बनाते समय या अमेंडमेंट के समय होंगे वही के तहत कार्रवाई की जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी SC/ST अमेंडमेंट एक्ट का काम कर रहा है जून 2014 का, तो उसमें जो क्लॉज है उसी के तहत कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई कब होगी, जब उसके तहत क्राइम रजिस्टर्ड होगा, पहले वाले में उसके तहत कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक। तो यहाँ ये जो है अगर अपन देखें ये पूरा का पूरा ये इसमें यहाँ तक आता है, तो ये 20 नंबर हो गया। 21 जो है अगर अपन देखें कि जब एक्ट को हम लागू करते हैं तो एक्ट में जो भी सेक्शंस दिए गए वो सेक्शंस को ठीक तरह से लागू करना, मतलब कलेक्टर की भूमिका, कोर्ट की भूमिका, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भूमिका, डीएसपी की भूमिका, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भूमिका, ये सब भूमिका तय करने की जिम्मेदारी किसको दे रखी है हमने, राज्य सरकार, कि वो ये तय करे कि एग्जैक्टली एक्ट में जो जो बातें हैं उन्हें राज्य सरकार तय करेगी कि हमने जिन जिन व्यक्तियों को अपॉइंट किया वो उसको ठीक तरह से चला रहे हैं या नहीं चला रहे। अगर चला रहे हैं तो सही, और नहीं चला रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। चलो पढ़ने से पहले एक और थोड़ा सा और इसको समझा दो, कार्रवाई में क्या क्या शामिल करें। कार्रवाई में देखेंगे उसको कोर्ट तक ले जाना, ठीक, जो गवाह हैं उनको कोर्ट तक ले जाना, उसके खाने पीने की व्यवस्था करना, उसके कंपनसेशन की व्यवस्था करना, गवाह आएंगे जाएंगे तो उनके परिवहन की व्यवस्था करना कि भैया आप आ रहे हो तो हम पूरा आपको जो पैसा उपलब्ध कराएंगे, राहत उनको सुनिश्चित कराना, अगर उनके मकान टूट गए तो मकान बनवाना, अगर सामूहिक जुर्माना लगाना है तो सामूहिक जुर्माना लगाकर उस व्यक्ति को पैसा उपलब्ध कराना, ये सब की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगी अधिकारियों के पास। तो वो पूरा के पूरा इसमें दिया गया है, वो कल भी हम चर्चा करेंगे, ठीक। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को जिसके साथ अपराध हुआ है उसको हम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जो जो सुविधाएं उसको चाहिए वो इस क्लॉज के तहत कहा गया है कि हम उसको उपलब्ध कराएं। उसी के अंदर विधिक सहायता भी देना है, तो किसके द्वारा कराएंगे विधिक सहायता उपलब्ध, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। जब वो जाएगा आएगा तो जो भी खर्चे उसके हो रहे हैं उसका पूरा के पूरा जो है उसको आप भुगतान करो। 21 का थर्ड सेक्शन जो है उसको एक सरल लाइन में लिखिए, यदि किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है और अपराध के बाद उसे समाज से बाहर किया जाता है तो सेक्शन 21A सब सेक्शन 2 के क्लॉज नंबर 3 के अनुसार उस व्यक्ति को समाज में फिर से सम्मान दिलाया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जिस व्यक्ति के साथ अपराध घटित होता है उसको समाज स्वीकार नहीं करता, तो यहाँ ये भी है कि हमको समाज में भी उसको क्या करना पड़ेगा, फिर से ले जाकर खड़ा करना पड़ेगा। जैसे फूलन देवी को अगर समाज स्वीकार कर लेता, ठीक, तो शायद वो क्राइम नहीं करती। तो महिलाओं के साथ अगर कोई अत्याचार होते हैं जैसे लज्जा भंग करना, मुंह पे कालिक पोंछना, तो समाज में उसको हीन भावना से देखा जाता है। और ये समाज में आप सब भी हैं, आपके स्कूल में अगर किसी बच्चे को मुर्गा बना दिया जाता है तो दिन भर हंसते थे सब क्लास,
तो इसमें ये कहा गया है कि समाज कैसे उसको फिर से स्वीकार करेगा, ये हमको नहीं आता है। तो 21 सेक्शन जो है उसमें अपने देखा कि राज्य सरकार की क्या ड्यूटी होगी, तो भरण पोषण करना, ठीक, उसके लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराना, कंपनसेशन उपलब्ध कराना, कमेटी बनाना, उन्हें लागू कराना, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार। अब इसको करने के लिए राज्य सरकार खुद तो नहीं जाएगी कि सीएम खुद जाए, किसके थ्रू कराएगा? ऑफिसर्स के थ्रू कराएगा। अब ऐसे समझ लो कि राज्य सरकार ने कहा कि अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन दो, अंतरजातीय विवाहों को, ठीक, यानी अगर अपन बात करें तो इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन दो राज्य सरकार। हम जानते हैं इस देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल का भेद उसी दिन खत्म होगा जब अंतरजातीय विवाह बढ़ जाए। लेकिन वो अच्छा एक तरीका माना जाता है कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज करें तो उससे समाज धीरे धीरे जाति चक्र से क्या हो जाएगा, ठीक, बाहर निकल जाएगा, और ये हो भी रहा है धीरे धीरे। और इसीलिए सरकार इसके लिए बाकायदा उसको, ठीक, जो है फंडिंग भी करती है, व्यवस्था भी जमाती है। अब ऐसे समझो कि साहब मैं कलेक्टर हूँ, ठीक, भीम कुमार को थोड़ी देर, मेरी तो उम्र ही है, भीम एक कलेक्टर है। अब साहब इनको ये कहा, इसी एक्ट को दूसरे तरीके से ले, इसी को कहा कि साहब आपकी ड्यूटी है कि वो अभी आपको अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना। अब ये साहब गाँव गए, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग, ठीक, जो अपने समाज से, अपनी जाति से बाहर विवाह करना चाहते हैं अपने बच्चियों की, वो लिस्ट में। तो कुछ लोगों ने थाने में इनकी रिपोर्ट कर दी जाए, साहब ये तो जो है हमारे जाति के खिलाफ काम कर रहे हैं ये, तो इनकी रिपोर्ट थाने में, ये तो गड़बड़ हो गई। इनका तो उद्देश्य था ही नहीं, इनका उद्देश्य तो क्या था? अच्छे के लिए काम करना। तो वही बात यहाँ है कि जो कल भी मैंने बताया था कि एक्ट का उद्देश्य क्या है? अच्छा काम करना। तो जो व्यक्ति अच्छे के लिए काम करेगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये साफ है। तो 22 नंबर में ये कि 21 में जहां जहां कमेटी आएगी और वो जो रिकमेंड करेगी उसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। 22 पढ़ के सुना, यहाँ कोई ऑफिसर हो, अगर उसने कोई भी इस एक्ट के सेक्शन के तहत काम किया है और वो ये किया है कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, गुड फेथ, यानी कि सद्भावना, अच्छी कार्रवाई, अच्छा सोच, तो आप कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते, उसमें कोई सूट फाइल नहीं होगा, मतलब आप अपराध को सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। ये जो है इसके एक्ट। और लास्ट सेक्शन में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या रूल बना सकती है वो बता, तो प्रेसिडेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा रूल बनाएगी। तो फिर अगर अपन बात करें वापस, पहला दूसरा याद हो गया, फिर 10, 11, 12, 13 याद हो गए, 14, 15 याद हो गए, 16 में सामूहिक जुर्माना लगा दिया, 17 में, ठीक, जुर्माना लगाने के लिए ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया, ठीक, ये जो है जुर्माना लगाएंगे तो ऑफिसर कैसे अपॉइंट होंगे, उसमें एसडीएम, डीएम जो है ये, ठीक। उसके बाद फिर 18, 19, 20, 21, 22 उसमें सेम प्रोसेस दी गई है कि कार्रवाई किस तरह से हम करेंगे। तो जो मिसलीनियस चैप्टर है उसमें कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं, अगर आप एक के बाद एक आगे बढ़ो, 16 में क्या दिया है, 17 में क्या दिया है, 18 में क्या दिया है, 19 में क्या दिया है, तो आप सरलता से बढ़ो। और याद करने के लिए केवल यही क्रम याद रखना है, जुर्माना लगाएंगे, जुर्माना लगाने के लिए ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे, ऑफिसर्स को अपॉइंट करेंगे तो सीआरपीसी के 438 को नहीं ले पाएगा, ऑफेंडर एक्ट को नहीं ले पाएगा, ठीक। ऑफेंडर एक्ट को नहीं लगाने के बाद जो है वो सद्भावनापूर्वक, ठीक, बाकायदा जो है वो मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे, और उसके बाद सद्भावना, और उसके बाद आखिरी में राज्य सरकार जो भी उसके ऊपर, ठीक, जुर्माना बनाए वो। तो इस पूरे में सीरियल में केवल आपको एक सेक्शन जो है वो टूटेगा, वो है 20, जो आपको याद रखना। तो जो कुछ नहीं दिया वो कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 20। तो 10 से 23 तक के ये सेक्शन होगा, 1 to 10 to 23। अब बचते हैं 3 to, ठीक, अगर अपन बात करें 9, उनको अपन शुरू करते हैं 3 to 9 को, 3 to 9 कैसे होंगे। तो 3 नंबर का सेक्शन जो है वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा अगर सेक्शन कोई है तो कौन सा है? सेक्शन 3, ठीक। सेक्शन नंबर 3 जो है, ठीक, अगर अपन देखें तो सेक्शन नंबर 3 में ये दिया गया कि अपराध की क्या डेफिनेशन है। जब हम अपराध की बात करेंगे तो अपराध किस तरह से अपराध को परिभाषित करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो अपराध को परिभाषित करने के बाद यहाँ पर रखिए, और अपराध को उन्होंने परिभाषित किया 15 तरह, टोटल कितने तरीके से परिभाषित किया? 15 तरीके। इन 15 तरीके के अपराधों में 2 तरह से इसको परिभाषित करने की कोशिश। एक, जहाँ सीधे अपराध हो, किसी व्यक्ति को मारना, पीटना, गाली खोदना, बलात्कार करना, मकान तोड़ना, उसके जो वर्शिप प्लेस है उनको तोड़ देना, उसकी जमीन का उपभोग कर लेना, वोट न डालने देना, ये सीधे अपराध है। जो अपराध कैसे दिख रहे हैं हमको? डायरेक्ट। तो ये आ गया सेक्शन 3 के पहले हिस्से। दूसरे,
कि सीधे नहीं हो, किसी अपनी जाति दुश्मनी के कारण अपराध करा, ठीक, उसको फंसा देना, झूठा आरोप लगा देना उसके ऊपर, झूठा आरोप लगाकर जो है उसको जो है ठीक मृत्युदंड दिलवा देना, या उसके खिलाफ गलत गवाही देना, या उसके खिलाफ साक्ष्यों को छुपा लेना, ठीक, अगर कोई साक्ष्य तो उसको छुपा लेना, तो ये सीधे किसमें आ गया, उसके सेक्शन 2 में। मतलब 3 जो सेक्शन है उसके 2 हिस्से। पहला सीधे क्राइम को लेके आता है, अगर आप ध्यान से देखें चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा और सब अपनी अपनी कॉपी के अंदर उसको पढ़िए। जो फर्स्ट है उसमें अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो शुरुआती जो है वो आपको केवल और केवल मिलेंगे जो उनके साथ अपराध हो। फिर दूसरे जो आपको क्या मिलेंगे, जो अपराध हो नहीं रहे लेकिन अपराध का उद्देश्य रखा गया, तो दूसरे हिस्से में आपको उसके अंदर पूरे के पूरे। और इस तरह से टोटल आपको अपराध जो है वो सुनिश्चित कितने होंगे, 15 प्रकार। देखो उसमें मिल गए होंगे आपको 15, मिल गए पूरे 15, ठीक, या ठीक मिल गए पूरे के पूरे 15। अब उसके बाद देखो 15, ये पहले कितने हो गए, 15 हो गए। इन 15 में केवल और केवल क्या बात है, मतलब ऐसे ध्यान रखना, वो इतना कभी डीप पूछा उन्होंने कि वो पूछ रहे हैं कि 3 का सेक्शन नंबर 9, ठीक, सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज नंबर 9 क्या है, वो नहीं पूछते। वो ये पूछेंगे कि 3(1) में आएगा कि 3(2) में आएगा। तो 1 में केवल और केवल सीधे अपराध, 2 में केवल और केवल इनडायरेक्ट, ठीक, जैसे 1 के 2 अपराध पढ़ो, 2 के 2 अपराध पढ़ो। खाने के लिए मजबूर करना जो खाने योग्य ना हो, कोई भी मल मूत्र या इस तरह का साधन उसके घर के आसपास डालना, ठीक, ये 2 हो गए। अब ये 2 के बाद सीधे उसके क्लॉज नंबर 2 पे चले गए। पहले में आगे समझ में, 2 में ही आपको आ गया होगा समझ में, अपनी कॉपी में अपनी बुक में आप पढ़ेंगे सर कि पहले में क्या क्या लिखा है, दूसरे में क्या लिखा। मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट नहीं हो, यानी कि आप कहीं ना कहीं एविडेंस गवाही इसकी बात करें। जो पहला हिस्सा है इसका, जो पहला हिस्सा उसमें मूल जो सजा है वो 7 वर्ष तक की। दूसरा जो हिस्सा है उसके अंदर अगर अपन मूल सजा जो है, उस सजा के अंदर 2 तरह, एक तो जितना ऑफेंस के लिए हो सकती है सजा वो, और कम से कम 1 साल। पहले में ऐसा नहीं है मिनिमम वाला कोई। दूसरे में क्या है, जैसे आपने झूठे साक्ष्य गढ़े और उसको आपने कैपिटल पनिशमेंट दिला दिया तो आपको भी कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। उसको 14 ईयर की सजा हो गई तो आपको भी 14 ईयर की मिलेगी। तो दूसरे के अंदर ये 7, पहले में 15 और दूसरे के अंदर अपन बात करें तो 7। तो टोटल अगर अपन देखें, ठीक, तो जो 7 हिस्से हैं उनमें से दूसरे में, पहले में जो 14 हिस्से 14 वो क्राइम को लेके आ रहे हैं। दूसरे में देखो ध्यान से समझना, रटना नहीं है उसमें। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 14 जो क्लॉज है वो अपराध के लिए 15 नंबर का बताएगा कि क्या सजा होगी। सेक्शन नंबर 3 6 सब सेक्शन 2 6 जो क्लॉज है वो अपराध के लिए, 7 बताएगा कि कैसे सजा होगी। तो हमारे पास कितने हो गए टोटल, 15 और 7, टोटल प्रकार कितने हो गए इसके 22। 22 में से 2 को आप क्या कर दो, हटा दो। 2 में सजाएं दी गई हैं कि उसमें यह बताया गया कि सजा कितनी होगी, 1 साल तो होना ही है, और फिर जितनी लिखी हुई है, ठीक। तो अब सेकंड में क्या क्या आएगा ये समझे। पहला तो आ गया समझ में कि पहले में क्या क्या आएंगे, कि पहले में सब सीधे अपराध, दूसरे में अपराध के बहुत सारे तरीके। आप अगर कोई व्यक्ति SC/ST का, तो उसके लिए जानबूझ के कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत बदला लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत बदला लेने के लिए झूठे उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो यहाँ एक नई बात और है जो हमारे, ठीक, अगर हम देखें तो सेक्शन नंबर 22 को जो है वो थोड़ा सा झुटलाती है। सेक्शन नंबर 22 में हमने देखा कि वो ये बोलता है कि जो भी कार्रवाई की जाएगी, जो भी कार्रवाई की जाएगी उसका उद्देश्य गुड फेथ हो, ठीक। ये तो अभी अपन ने बात करी कि कहाँ मिला आपने को, सेक्शन 22 में। लेकिन सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, ठीक, के क्लॉज में ये बात नहीं आती। वो क्लॉज ये कहते हैं कि अगर कोई अधिकारी, ठीक, कार्रवाई करता है, ठीक, या कार्रवाई नहीं करता, वो ये बदला लेने के लिए करता है SC/ST का, तो उसके खिलाफ भी केस रजिस्टर्ड होगा। जैसे आप पढ़िए इसमें, फिर इसी में ये होगी क्लियर। मतलब 22 नंबर का सेक्शन जो है वो हमारे को यहाँ पर एक बात ये कहता है। अब हमारे पास नया सेक्शन कितना हो गया, 1 2 3, 3 में पूरे अपराध हो गए। पहले हो गए 15, दूसरे हो गए 7, 3 1 2, इनको अलग कर दो। उधर हो गए 10 से, ठीक, आपके 23 तारीख।
अब हम आते हैं सीधे सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 भी वही बात करता है जो 3 और 22 करता है। 22 का अपवाद है सेक्शन नंबर 4। अगर अपन देखें यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 जो है वो केवल एक बात कहता है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ठीक काम करते समय, अगर उसको अपॉइंट किया गया, काम करते समय जानबूझकर उपेक्षा करता है, वो कहता है कि नहीं साहब उसने जानबूझकर ये करा कि उसने लेट लतीफी करी या वो टाइम पे कार्रवाई नहीं करता, तो उसके खिलाफ भी क्राइम रजिस्टर्ड किया जाएगा। मतलब कई बार होता है कि जैसे कोई अपराध हो गया तो उसमें साफ है कि क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसलिए उसको तुरंत जाकर एविडेंस कलेक्ट करना, और अगर वो टाइम पर नहीं गया, ठीक, अगर वो टाइम पर नहीं गया तो वो जो एविडेंस है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो एविडेंस खत्म हो गया तो नियम अनुसार तो 22 कहता है कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे, लेकिन यहाँ अधिकारी ने तो खुद ही जानबूझकर काम नहीं किया, तो ये सेक्शन कहता है 4 कि उस अधिकारी के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, उसमें 1 साल तक की सजा उसको देगा। ठीक, पढ़ो उसको सेक्शन 4। ये एक्ट में केवल और केवल वही आएगा कि ये एक्ट केवल उन्हीं पे लागू होगा जो हर जगह ही आएगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये अधिकारी SC/ST का होता तो ये क्यों करता? फिर अधिकारी SC/ST का होता तो वो तो ये सोचता ही ना। हम ये कह रहे हैं ना कि क्यों नहीं करा उसने, क्योंकि वो SC/ST का। सोचिए अगर SC/ST का होता तो ये सोच ही नहीं आती। 5th नंबर का जो सेक्शन है वो बहुत ही बुनियादी है, कल अपन ने बात कर चुके हैं। जो अपन ने 20 नंबर का सेक्शन देखा था बिल्कुल उसी तरह से, ठीक, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर एक ही अपराध फिर से करता है तो फिर से भी वही सजा होगी जो उस अपराध के लिए सुनिश्चित है। उसका 6 नंबर अब भी आपने बात कर ली। 6 नंबर का सेक्शन जो है उसमें यही लिखा हुआ है कि जो जो डेफिनेशन हमें नहीं मिलती है वो कहां से हम लेंगे। तो अभी हमने देखा, ठीक, IPC चैप्टर 3, 4, 5, 5A, ठीक, यहां से उठाएंगे इसको पूरा के पूरा से। और 7th नंबर का चैप्टर, मतलब फिर अपन बात करें 3 में तो अपराध हो गए, ठीक, 4 में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे, कैसे आप उस अधिकारी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करोगे। 5 नंबर का जो सेक्शन है, ठीक, उसमें अपन ने क्या देखा, ठीक, एक ही अपराध अगर वो बार बार करता है। 6 नंबर का जो सेक्शन है उसमें साफ लिखा हुआ है कि अपराध के लिए डेफिनेशन कहां से उठाएंगे, ठीक, अगर षड्यंत्र रच रहा है तो कहां जाएंगे, IPC, ठीक। 7 नंबर का जो चैप्टर है यानी सेक्शन है वो बहुत ही सरल और एक लाइन में बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक, जिसने अपराध किया है उस अपराधी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य सरकार को बेचने का अधिकार है। बहुत ही बढ़िया है इसमें। मान के यदि सरपंच ने अपराध किया, इसका पूरा मेन समझ लीजिए, एक लाइन में इसका आ जाएगा। सरपंच ने अगर कोई अपराध किया और उस अपराध के कारण SC/ST के किसी व्यक्ति की 10 एकड़ जमीन जो है फसल जल गई, उसको 5 लाख का नुकसान हुआ, तो सरपंच की संपत्ति को बेचकर, ठीक, राज्य सरकार यानी कि कलेक्टर, राज्य सरकार की ओर से कलेक्टर उस व्यक्ति को उतना मुआवजा देगा। आपने कई बार पेपरों में भी जो अपन कल परसों पढ़ रहे थे कि इंदौर के कलेक्टर की जो है गाड़ी जो है वो SDM और कलेक्टर की गाड़ियां जो है नीलाम कर दी। और 8 और 9 एक ही लाइन में आपको याद रहेंगे, कल हमने बात करी थी। सेक्शन 8 बहुत ही सरल है, वो केवल और केवल ये बोलता है, ठीक, उसमें इस एक्ट का नेचर दिया गया। नेचर क्या होगा एक्ट का, हमने कल देखा था कि नेचर क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति SC/ST का मेंबर नहीं है और उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत क्राइम रजिस्टर्ड होता है, तो जब तक कि वो दोष मुक्त सिद्ध ना हो जाए, ये प्रूफ ना हो जाए कि इसने क्राइम नहीं किया, तब तक कोर्ट क्या मानेगी कि इसी ने क्राइम किया है। और इसके क्राइम करने का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था कि ये SC/ST का है, ठीक, इसका जो उद्देश्य है, मैंने कल बोला, मैंने अभी किसी बच्चे को डांट के भगा दिया, उसने रिपोर्ट कर दी कि साहब ये SC/ST का हूं इसलिए ऐसा करा। जब तक मैं प्रूफ ना कर दूं कि भाई ये पढ़ता नहीं है इसलिए मैंने भगाया, तब तक कोर्ट कहेगी कि तुमने केवल इसलिए इसको बढ़ा के भगाया कि ये बेचारा SC/ST का बच्चा। तो 8 में जो है वो केवल इसकी बात है। और 9 जो है कि जब पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने भेजोगे तो उसको डंडा चाहिए पड़ेगा, ठीक। तो 9 को 10 से जोड़ लेना, क्योंकि 10 में बाहर निकालना है तो 9 में बाहर निकालने का डंडा है कि पुलिस को या अधिकारी को क्या शक्तियां दोगे। तो इस तरह से पूरा एक्ट जो है आप इजी गोइंग उसको घर पे 2-3 बार रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा। अलग अलग करो, 10 to पहले 15 अलग करो, 16 to 23 अलग करो, 10 को किससे जोड़ लो, 9 और 8 से,
8 में अपन ने क्राइम का नेचर देख लिया, 9 में अपन ने देख लिया अधिकारी की शक्तियां क्या होगी, और 10 में जो उसको बाहर निकाल, फिर उसके बाद उसकी मैपिंग करनी, फोटो ले ली, कोर्ट में पेश कर दिया, सजा दिया। ठीक, तो इजी में 2-4 बार उसको इस तरह से करोगे तो ये हो जाएगा।